क्या दुनिया में कोई इंसान इतना बेवकूफ हो सकता है कि सच में इस थ्योरी में यकीन कर बैठे? इसका जवाब है अफसोस हाँ दोस्तों। अमेरिका में 10% लोग, यूके में 3% लोग, ब्राजील में 7% लोग सही में इस थ्योरी में मानते हैं। अंटार्कटिका चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उन पहाड़ियों को पार कर लिया तो धरती के नीचे गिर जाओ। वाह क्या लॉजिक है। इस फ्लैट अर्थ में सूरज और चांद का क्या होता है, रात और दिन कैसे होते हैं, बाइबल और कुरान में फ्लैट अर्थ के बारे में एग्जैक्टली क्या लिखा है। नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 2002 अमेरिका में रहने वाले 46 साल के माइक ह्यूज एक बड़ा ही अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पेशे से ये एक लिमोजीन ड्राइवर थे और ये अपनी लिमोजीन में बैठकर एक बहुत ही लंबी छलांग लगाते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए 103 फीट लंबी छलांग। एक 3000 किलो की गाड़ी में बैठकर इतने लंबे डिस्टेंस तक जंप करना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है लॉन्गेस्ट लिमोजीन रैंप जंप का। लेकिन माइक यहां नहीं रुकते। 12 साल बाद 2014 में ये अपने खुद के गैराज में बनाए हुए एक रॉकेट के जरिए हवा में 1300 फीट ऊपर तक जाते हैं। ये रॉकेट जब क्रैश करता है तो इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन अभी भी इनका मन नहीं भरा था। 2016 में अपना प्लान बताते हैं कि कैसे इनका मकसद है वायुमंडल की सीमा को पार करके आउटर स्पेस में जाने की कोशिश करना और इवेंचुअली बैलून्स के जरिए 32 किलोमीटर की ऊंचाई से रॉकेट्स को लॉन्च करना। अमेरिका में इन्हें मैड माइक करके बुलाया जाने लगा, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो इतने जानलेवा डेयर डेविल वाले स्टंट्स करेगा। अपने इस नए स्टंट को करने के लिए मैड माइक को पैसों की जरूरत थी, तो ये किक स्टार्टर कैंपेन शुरू करते हैं। लोगों से डोनेशंस मांगते हैं कि करीब $1 लाख इन्हें दिए जाएं ताकि ये स्टंट ये कर सके। And actually Kickstarter campaign. And what we're going to do is we're going to try to break my record. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को इनके प्लान में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। ये सिर्फ $310 इकट्ठे कर पाते हैं। सिर्फ 2 लोग इन्हें पैसे डोनेट करते हैं इस चीज के लिए। पर कुछ समय बाद माइक कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी वजह से अचानक से हजारों डॉलर्स की डोनेशंस इनके पास आने लग जाती हैं। ये कहते हैं कि ये साइंस वाइंस जैसी चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करते, सिर्फ जो आंखों से दिखता है उसमें यकीन करते हैं। ये कहते हैं कि स्टंट को करने के पीछे इनका असली पर्पस है अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में जाकर ये देखना कि हमारी धरती सही में गोल भी है या नहीं। I believe the world is a different shape than what we were taught in those programming centers, which is called public school system. Now, the edge, which keeps all the oceans in, is a 150-foot ice wall, which is Antarctica. और यही बात इनकी फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के लोगों को बड़ा प्रभावित कर जाती है। माइक सीधा बोल देते हैं कि वो तो फ्लैट अर्थ में विश्वास करते हैं। Now, yesterday, the sun and the moon was in the sky here at the same time, which is not possible. In my belief, on a globe. I don't believe anyone convinced me the world is round because they have no proof. ये सुनकर आप सवाल करोगे दोस्तों, क्या सच में इतने बेवकूफ लोग दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें सही में लगता है कि हमारी धरती गोल नहीं है? इसका जवाब है अफसोस हाँ। And the earth is flat. The earth is flat. My reality, my senses tell me that the earth is flat and stationary. Their earth is indisputably not round. 2021 में किए गए इस सर्वे को देखिए। अमेरिका में करीब 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो सही में मानती है कि अर्थ इज फ्लैट नॉट राउंड। इसमें आप अलग अलग एजेस का ब्रेकडाउन देखेंगे तो जो नई जनरेशन है जेन जी और मिलेनियल्स, वो और भी ज्यादा इसमें यकीन करते हैं। लेकिन ये कंस्पिरेसी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। यूके में करीब 3% लोग इसमें मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। ब्राजील में करीब 7% लोग, बुल्गारिया में करीब 8% लोग। टूनेशिया के देश में तो एक जियोलॉजी पढ़ने वाली पीएचडी की स्टूडेंट ने एक थीसिस सबमिट करने की कोशिश करी थी कि अर्थ इज फ्लैट। मतलब इतने पढ़े लिखे लोग भी इतनी स्टूपिड बातों को सच मान बैठते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग जो इस चीज में मानते हैं, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ लोग हैं, उन्हें पढ़ना लिखना आता है, वो एजुकेटेड भी हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भी देखते हैं और अपनी बिलीफ्स को लेकर आर्ग्यू भी करते हैं। लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारण की वजह से वो इतने सिंपल फैक्ट को झूठ मान बैठे हैं। आज के वीडियो में आइए दोस्तों इस फ्लैट अर्थ थ्योरी को गहराई से समझते हैं। इन लोगों की राय में आखिर धरती दिखती कैसी है, कुछ फेमस सवाल इस थ्योरी से रिलेटेड, क्या बाइबल या कुरान में ऐसा कुछ लिखा गया है, और आखिर क्या कारण है कि लोग ऐसी बेवकूफी भरी थ्योरी में यकीन कर बैठते हैं। अब आज के जमाने में जहां इंटरनेट है, एरोप्लेन्स हैं, स्पेसशिप्स हैं, वहां अनगिनत तरीके हैं ये साबित करने के कि हमारी धरती एक्चुअली में एक गोला है। लेकिन दिलचस्प बात पता है क्या है दोस्तों, आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोगों को भी इस चीज का अंदाजा हो गया था बिना इन सारी चीजों के। 500 BC के अराउंड एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने चांद और सूरज की तरफ देखा और नोटिस किया कि ये तो गोल है।
और सिर्फ अपने इंट्यूशन के बल पे ये अंदाजा लगाया कि अगर ये गोल है तो धरती भी गोल ही होगी। फिर आए एरिस्टोटल 350 BC के अराउंड। उन्होंने नोटिस किया कि जब लूनर एक्लिप्स होता है, धरती की शैडो मून पर पड़ती है तो वो भी एक राउंड शेप में आती है। और साथ साथ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो समुद्र में जहाजों को देखते हैं, दूर के जहाज जो होराइजन पर दिखाई देते हैं, जब वो आ रहे होते हैं पास, तो सबसे पहले उनका ऊपर का हिस्सा हमें दिखता है, धीरे धीरे बीच का हिस्सा और लास्ट में हमें उनका बॉटम वाला हिस्सा दिखता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती कर्व्ड है और गोल है। फिर 200 BC में आए इराटोस्थेनेस। इन्होंने कुछ लकड़ियों को जमीन में डाला और दोपहर के समय में शैडोज को ऑब्जर्व किया। एक लकड़ी को एक जगह रखा और दूसरी लकड़ी को उससे किलोमीटर दूर रखा। दोनों लकड़ियों की शैडोज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे और इसके बेसिस पर उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस करी और अंदाजा लगाया कि धरती का सरकमफ्रेंस करीब 37,500 किलोमीटर और 50,000 किलोमीटर के बीच में होगा। बाद में हमें पता चला कि एक्चुअल सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर था। बाद में 1600s में जब तक आइजैक न्यूटन आए, इस चीज को फॉर ग्रांटेड माना जाने लगा था कि धरती गोले की शेप में है और कोई भी इस चीज पर डाउट नहीं करता था। लेकिन 1865 में फिर आता है एक महान आदमी सैमुअल रोबॉटम नाम से, जो लिखता है ये महान किताब ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी, अर्थ नॉट अ ग्लोब। इस किताब को एक क्लासिक माना जाता है आज की फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के द्वारा। इस किताब के अंदर लिखी गई सैमुअल की कुछ मेन आर्ग्यूमेंट सुनिए जरा। ये बंदा कहता है कि जब भी मैं समुद्र में जाता हूं और दूर देखता हूं तो होराइजन हमेशा फ्लैट दिखाई देता है, और अगर धरती गोल होती तो ये फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड दिखाई देता। इसके अलावा जितनी भी लेक्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, उन सब के ऊपर जो पानी का लेवल होता है वो फ्लैट होता है, वो कर्व्ड नहीं होता। और जमीन पर भी इसका कहना था कि जमीन कभी कर्व्ड नहीं दिखती इसे, और चीजें कितनी भी दूर दिख रही हों वो हमेशा दूर दिखती रहती हैं, कभी भी दिखनी बंद नहीं होती इसकी राय में। इसलिए धरती फ्लैट है, गोला नहीं है। इसने अपने इस अप्रोच को ज़ेटेटिक करके पुकारा कि सिर्फ जो आंखों से दिखता है उस पर यकीन किया जाएगा। मतलब बाकी सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स इसकी ये बातें सुनते तो अपना माथा पीटने लग जाते हैं। इसने अपनी एक नई थ्योरी बनाई कि धरती कुछ ऐसी दिखती है, बीच में नॉर्थ पोल है, पूरी धरती फ्लैट है और चारों तरफ एंड में एंटार्क्टिका की बड़ी बड़ी आइस की पहाड़ियां। उन पहाड़ियों को पार कर लिया तो धरती से नीचे गिर जाओगे आप। कुछ फ्लैट अर्थ थ्योरी में मानने वाले लोगों का इसका उल्टा मानना है। वो कहते हैं कि एंटार्क्टिका की जो पहाड़ियां ये कभी खत्म ही नहीं होती, ये एंडलेसली इनफाइनाइटली चलती रहती है। इस फ्लैट अर्थ में सूरज और चांद का क्या होता है, रात और दिन कैसे होते हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल प्रपोज किया गया है इन लोगों के द्वारा। ये देखिए, इनके हिसाब से सूरज और चांद सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमते रहते हैं धरती के ऊपर, और उनकी रोशनी एक स्पॉटलाइट की तरह पड़ती है एक एरिया पर। अमेरिका में फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के द्वारा ये जो रिसेंट मॉडल प्रपोज किया गया है, इसके अनुसार सन और मून सिर्फ 50 किलोमीटर के डायमीटर में और धरती के ऊपर करीब 5,500 किलोमीटर की हाइट पर सर्कल करते हैं। लेकिन असलियत में जैसा हम जानते हैं, सन करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है धरती से और मून करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है धरती से। इस फ्लैट अर्थ में सन और मून के पाथ कुछ ऐसे दिखाए गए हैं जिसकी वजह से समर और विंटर होती है। मार्क सर्जेंट, जो कि आज के जमाने के ऑलमोस्ट राजा हैं इस फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के, इनके अनुसार सनलाइट जो होती है वो गर्म होती है और मूनलाइट जो होती है वो ठंडी होती है। ऐसा होने के पीछे जो प्रूफ बताया जाता है इनके द्वारा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं दिन के समय में घर के अंदर टेम्परेचर देखो और घर के बाहर टेम्परेचर देखो, धूप में खड़े होकर कितना होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन रात के समय में यही चीज करोगे, घर के अंदर टेम्परेचर देखोगे और घर के बाहर टेम्परेचर देखोगे, जब चांद निकला हुआ है तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा दिखता है। वाह, क्या लॉजिक है। वैसे इस तरीके के स्टूपिड विचार हर किसी के दिमाग में आते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस तब हो जाती है जब आप अपने स्टूपिड विचारों को बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए अंधाधुंध सच मान बैठते हो। आज के जमाने में तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में जो भी सवाल हो, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स उसका तुरंत जवाब दे देंगे। पूछकर देखो, इज मूनलाइट कोल्ड, शो मी प्रूफ। आपको इंस्टेंटली जवाब मिल जाएगा लेटेस्ट साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर। यही कारण है कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में इंडियन गवर्नमेंट ने भी साफ शब्दों में लिखा है, एआई इज द बिगेस्ट डिसरप्शन फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क। ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि आने वाले सालों में दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा नौकरियों पर एआई का असर दिखेगा। अगर आप यहाँ पर एआई में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो मैं अपना चैट जीपीटी कोर्स रेकमेंड करना चाहूंगा। हिंदी में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ 8.5 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इसमें मैंने चैटबॉट्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स से लेकर एजुकेशन सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, घर के कामों में ढेर सारे अलग अलग यूज केसेस समझाए हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट चैप्टर्स जो अभी पिछले महीने ही अपडेट हुए हैं, उनमें आप सीखेंगे इमेज जनरेशन, वॉइस मोड, अपने खुद के जीपीटीज बनाना और खुद के कामों में अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाना। स्क्रीन पर आप कुछ लेटेस्ट रिव्यूज देख सकते हैं जिन लोगों ने इस कोर्स को लिया है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए फ्लैट 40% ऑफ पाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR
कोड को स्कैन कर सकते हैं। जरूर जाकर चेकआउट करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सैमुअल पर हम वापस आए तो अपने जमाने में वो अकेले नहीं थे। लेट 1800s के समय में इस मॉडर्न फ्लैट अर्थ मूवमेंट का जन्म होता है। एक और बड़ी फेमस किताब है ये 1885 की 100 प्रूफ्स दैट द अर्थ इज नॉट अ ग्लोब, लिखी गई विलियम कारपेंटर के द्वारा। इन लोगों ने शुरू से ही रिलीजन का भी सहारा लिया था अपनी इस बकवास को सच साबित करने के लिए। जानबूझकर ये बाइबल के कोट्स को मिस इंटरप्रेट करने लगे। बाइबल के रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 में लिखा गया है, एंड आफ्टर दीज थिंग्स आई सॉ 4 एंजल्स स्टैंडिंग ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ होल्डिंग द 4 विंड्स ऑफ द अर्थ। अब इन 4 कॉर्नर्स को मेटाफोरिकली भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, जैसे कि हम बातों बातों में कहते हैं कि धरती के कोने कोने में। इसका मतलब ये नहीं है कि धरती में असली में कोने हैं, कॉर्नर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बस कहने का एक तरीका है बात को। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस चीज को लिटरली इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं भाई, बाइबल में द 4 कॉर्नर्स ऑफ अर्थ लिखा गया है, इसका मतलब कि अर्थ स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में होगी। 1893 में बनाए गए इस नक्शे को देखिए, इसमें अर्थ को एक स्क्वायर की तरह दिखा रखा है जिसके 4 कोने में 4 एंजल्स मौजूद हैं। ऐसे ही जेनेसिस के चैप्टर 1 वर्स 6 में लिखा गया है, एंड गॉड सेड लेट देयर बी अ फर्मामेंट इन द मिडस्ट ऑफ वाटर्स एंड लेट इट डिवाइड द वाटर्स फ्रॉम द वाटर्स। ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर वाटर्स अबव, आसमान की बात करी जा रही है, और वाटर्स बिलो, समुद्र की बात की जा रही है, और एक डोम सा है जो इन चीजों को डिवाइड कर रहा है। इसलिए इन्होंने मॉडल बनाया जिसमें फ्लैट अर्थ एक डोम की तरह है। इसको लेकर 2016 में एक पूरी किताब छाप दी गई थी, फर्मामेंट वॉल्टेड डोम ऑफ द अर्थ। आज के दिन करीब 70% लोग जो फ्लैट अर्थ थ्योरी में मानते हैं वो इस डोम थ्योरी में भी मानते हैं। उनका मानना है कि ये फर्मामेंट डोम टाइप का अर्थ को कवर कर रखा है। उनका मानना है धरती एक्चुअली में ऐसी दिखती है। अब यही चीज कुरान के साथ भी करी जाती है, जानबूझ के कुरान के वर्सेस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है फ्लैट अर्थ की थ्योरी को साबित करने के लिए। चैप्टर 71 वर्स 19 में लिखा गया है, एंड अल्लाह हैज मेड द अर्थ फॉर यू स्प्रेड आउट एज अ कारपेट। अब जिन लोगों को मिस इंटरप्रेट करना है वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट का मतलब है बिल्कुल फ्लैट, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट का मतलब है चारों तरफ फैला हुआ, वास्ट, एक्सपेंसिव, एक्सेसिबल बनाया धरती को। यही कारण है कि 9th और 10th सेंचुरी एडी के बाद से ही ज्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियन स्कॉलर्स एक स्फेरिकल अर्थ में ही मानते आए हैं। हालांकि बीच बीच में इक्के दुक्के ऐसे लोग जरूर निकल कर आ जाते हैं। 2015 का यह आर्टिकल जहां पर सऊदी अरब का एक मुस्लिम क्लेरिक कहता है कि अर्थ स्टेशनरी है, और यही बंदा ये भी कहता है कि नासा ने कभी मून लैंडिंग करी ही नहीं। ये एक कॉमन पैटर्न है दोस्तों जो ज्यादातर फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के लोगों में देखने को मिलता है। जो लोग इस कंस्पिरेसी थ्योरी में मानते हैं वो इसके साथ साथ ढेर सारी अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज में भी मानते हैं। वही सर्वे जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था, सेम परसेंटेज ऑफ लोगों को लगता है कि वैक्सीन्स में माइक्रोचिप डली होती है। सेम लोगों को लगता है कि नासा और बाकी सारी स्पेस एजेंसीज फ्रॉड हैं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती और डायनासोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। इन लोगों के अनुसार अगर आप यूनाइटेड नेशंस के लोगों को देखोगे तो वहां भी एक फ्लैट अर्थ दर्शाई गई है, क्योंकि ये जो लोगो है इसमें इस तरीके का नक्शा बनाया गया है। अब इन लोगों को कोई बताओ जरा, अगर लोगों को पेपर पर देखोगे तो वो हमेशा 2 डायमेंशंस में ही दिखेगा। एक स्फेरिकल शेप को 2 डायमेंशंस में ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आप इन लोगों से करोगे तो ऐसे ही अजीबोगरीब जवाब भी सुनने को आपको मिलेंगे। या आपको बताएंगे कि कैसे अंटार्कटिका इस नक्शे में ड्रॉ नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, कंस्पिरेसी है, फ्लैट अर्थ यहां पर दिखाई गई है। Everybody here can agree on absolutely one thing, which is it is not a globe. 1, 2, 3. यहां आते हैं हम इन लोगों के माइंडसेट पर। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग ऐसी बेवकूफी भरी थ्योरीज को सच मान बैठते हैं? इसके पीछे 4 रीजंस कहे जा सकते हैं। पहला है कन्वीनियंस। जो एक्सप्लेनेशन सुनने में ज्यादा सिंपल और कन्वीनियंट लगे, लोगों की टेंडेंसी रहती है उसे ज्यादा सच मानने की, क्योंकि सिंपली आसान है समझना। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हो, एक तरफ मैं आपको बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूं, बहुत सारा डेटा दिखाता हूं, चार्ट्स दिखाता हूं कि कैसे CO2 लेवल्स बढ़ने लग रहे हैं ओवर द ईयर्स और इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा आपको कहता है कि ये सब छोड़, बस ये देख कि आज कितनी ठंड पड़ रही है। आज इतनी ठंड है जितनी पिछली 5 सर्दियों में नहीं हुई थी। इससे साबित हो जाता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग झूठ है। बताओ दोनों में से कौन सी एक्सप्लेनेशन पर आप ज्यादा यकीन करोगे? होपफुली आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि पहली एक्सप्लेनेशन ज्यादा बिलीवेबल है, क्योंकि वहां पर ज्यादा डेटा दिखाया गया है, साइंटिफिक बेसिस पर बात करी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सिंपली आसान रास्ता चुनते हैं, कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन चुनते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन कन्वीनियंट सिर्फ इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से नहीं है, ये इसलिए भी कन्वीनियंट है क्योंकि लोगों को अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, कोई डरने की बात नहीं होगी। अगर आपने मान लिया कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं होती तो आपको खुद के अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपके मन के अंदर से जो डर है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए भी ये एक कन्वीनियंट रास्ता है।
दूसरा रीजन आता है इंट्यूशन, जो चीजें आपको देखकर पहली नजर में सही लगती हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि ऐसा होगा, तो आप उसे ज्यादा सच मान लेते हो। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट अर्थ के केस में लोगों को लगता है कि क्या ये ग्रेविटी, क्या ये मैथ्स, क्या ये साइंस, इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है मैं उसे सच मानूंगा। मैं जब चारों तरफ देखता हूं तो मुझे दिखता है कि जमीन फ्लैट है, हर जगह दूर दूर तक फ्लैट जमीन दिखती है, इसका मतलब धरती भी फ्लैट ही होगी। धरती असल में इतनी बड़ी है कि इसका कर्वेचर अपनी आंखों से नोटिस करना आसान बात नहीं है जमीन पर रहते रहते। इसलिए इन फ्लैट अर्थर्स को लगता है कि अगर ये दूर कहीं बिल्डिंग्स देख रहे हैं डिस्टेंस में, तो इसका मतलब धरती फ्लैट ही होगी। अगर धरती कर्व्ड होती तो वो बिल्डिंग्स इन्हें दिखनी नहीं चाहिए थी। लोग साइंस से ज्यादा अपनी गट फीलिंग और अपनी ऑब्जर्वेशंस पर भरोसा करने लगते हैं। यहाँ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार लोगों को अगर किसी फील्ड में बहुत कम नॉलेज होती है तो लोग अपनी कॉम्पिटेंसी को, अपनी नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन असलियत में बहुत कम नॉलेज होती है। जैसे जैसे नॉलेज लेवल बढ़ने लगता है, लोग रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली में तो उन्हें कम नॉलेज है। धीरे धीरे फिर लोग अपनी कॉम्पिटेंस को कम देखने लगते हैं, और जब सही मायनों में उनको नॉलेज मिलने लगती है, तब जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि धीरे धीरे हाँ, अब वो नॉलेजेबल है इस फील्ड में। इस चीज को जैसे कि इस ग्राफ में डिपिक्ट किया जा सकता है। फ्लैट अर्थ जैसी कंस्पिरेसी थ्योरीज को फैलाने वाले लोग अक्सर कहते रहते हैं कि आप अपनी रिसर्च खुद करो, अपने खुद के नतीजों पर आओ। अब बात वैसे कुछ ज्यादा गलत नहीं है, खुद की रिसर्च हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन इस चीज को जब एक्सट्रीम लेवल पर ले जाया जाता है, अगर आप एक कम समझदार इंसान को कहते हो कि अपनी रिसर्च खुद करो, जिसे रिसर्च करनी ना आती हो, तो वो अपने इंट्यूशन पर रिलाय करने लग जाता है। जो उसे सही लगता है वो उसे सही मानने लगता है। हमें एक बात यहां पर हमेशा याद रखनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझना हमेशा एक कन्वीनियंट और इंट्यूटिव प्रोसेस नहीं होता है। सैमुअल ने जब अपनी 1865 वाली किताब लिखी थी फ्लैट अर्थ को साबित करने के लिए, तो उससे पहले उन्होंने अपना एक खुद का एक्सपेरिमेंट किया था साल 1838 में। यूके में एक ओल्ड बेडफोर्ड रिवर है, छोटी सी नदी है। ये उस नदी पर गए और एक बोट में 3 फीट ऊंचा फ्लैग रख दिया। इस नदी के बारे में खास बात यह है कि ये काफी लंबे स्ट्रेच तक बिल्कुल स्ट्रेट नदी बहती है। तो एक तरफ ये टेलीस्कोप लेकर बैठ गए पानी से 8 इंच ऊपर। इन्होंने कहा अगर धरती सही में गोल है तो मुझे अपने टेलीस्कोप से फ्लैग दिखना बंद हो जाना चाहिए कुछ डिस्टेंस के बाद। 6 मील तक ये इस बोट और फ्लैग को देखते रहे और इन्हें फ्लैग हमेशा दिखता रहा। और ये इन्होंने अपनी सिंपल सी ड्राइंग बनाई जिसके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्योंकि मुझे ये फ्लैग दिख रहा था इसका मतलब है कि धरती फ्लैट ही है। अब देखो ऊपर ऊपर से देखोगे तो इनकी एक्सप्लेनेशन सही लगेगी, लेकिन सैमुअल कन्वीनियंस और इंट्यूशन के पीछे भाग रहे थे। इन्होंने रिफ्रैक्शन नाम के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अकाउंट में लिया ही नहीं। फ्लैग इन्हें असलियत में इसलिए दिख पा रहा था क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट कर रही थी। स्कूल में आपने पढ़ा है ना कि लाइट जब अलग अलग डेंसिटी से पास करती है, हॉट एयर से कूल एयर पे जाती है तो बेंड कर जाती है। तो इन्हें असली में फ्लैग नहीं दिख रहा था, बल्कि फ्लैग की मिराज दिख रही थी। यही चीज रेगिस्तान में बिल्कुल उल्टी होती है। लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से हमें पानी पड़ा हुआ दिखता है, लेकिन असलियत में वो आसमान दिख रहा होता है। इसे भी फेमसली मिराज कहा जाता है। सैमुअल की बुक पब्लिश होने के 5 साल बाद एक और फ्लैट अर्थर थे जॉन हैम्डन नाम से। उन्होंने साल 1870 में एक शर्त लगाई कि जो भी सैमुअल के एक्सपेरिमेंट को गलत साबित करेगा उसे 500 पाउंड का इनाम दिया जाएगा। उस वक्त के फेमस बायोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वैलेस ने इस बेट को लिया और अपना एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया इसे गलत साबित करने के लिए। वो सेम नदी में गए और इस नदी में एक ब्रिज के ऊपर एक ब्लैक बैंड लगा दिया 13 फीट ऊंची हाइट पर। फिर ये इस नदी से 6 मील दूर गए और एक टेलीस्कोप से देखा इसे, लेकिन इस बार रिफ्रैक्शन को खत्म करने के लिए इन्होंने एक बीच में भी पोल खड़ा कर दिया। 3 मील का जो मिड पॉइंट था वहां पर भी एक पोल खड़ा कर दिया जिसपे 13 फीट की हाइट पर एक डिस्क लगाई गई और एक 9 फीट की हाइट पर डिस्क लगाई गई। अगर अर्थ फ्लैट है तो इस ब्रिज पे लगा हुआ ब्लैक बैंड इन्हें अपने टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में जो पोलो आ रहा है उस पर लगी हुई ऊपर की डिस्क उसे ब्लॉक कर देगी, उसके बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में आएगी। लेकिन जब एक्चुअली में इन्होंने देखा तो इन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया। इन्हें ब्लैक बैंड दिख रहा था और उसके ऊपर डिस्क्स दिख रही थी दोनों। ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब धरती में एक कर्वेचर हो, जिसकी वजह से डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। बीच वाले पोल पर लगी दोनों डिस्क्स उन्हें अपने ब्लैक बैंड से ऊपर दिखी। हालांकि इन्होंने शर्त जीत ली, लेकिन उस बंदे ने इन्हें कभी पैसे नहीं दिए, क्योंकि उसने कहा कि इस पर कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हुई थी, बहाना मार के भाग गया। यहां पर आता है हमारा तीसरा रीजन दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग। ज्यादातर लोग जो ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज में यकीन करते हैं वो या तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज होती ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग का एक्चुअली में मतलब क्या है
कि अपने सोच विचारों को हमेशा एक क्रिटिकल नजरिए से देखो। अगर आप अपनी रिसर्च करके किसी कंक्लूजन पर रीच कर रहे हो तो एक बारी अपने आप से सवाल करके देखो कि क्या कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर, किसी चीज को आपने मिस आउट तो नहीं कर दिया। चीजों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखो और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस केस में। अपने आप से हमेशा अपने विचारों के बारे में सवाल करो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो? क्या जब आपने अपनी राय बनाई है किसी चीज के ऊपर वो अपने इनहेरेंट बायस की वजह से तो नहीं बनाई? हमेशा अपने आप से सवाल करना जरूरी है, जो कि अगर सैमुअल करते तो अपने एक्सपेरिमेंट में कमियां ढूंढ पाते। अगर वो सही में अपने एक्सपेरिमेंट पर इतने अड़े हुए थे तो अपने एक्सपेरिमेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरीकों से दोहराने की कोशिश करते अपने कंक्लूजन को सॉलिडिफाई करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये चीज करना कन्वीनियंट नहीं है, बहुत झंझट है, कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप अपने आप से सवाल करोगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखोगे, आसान यही है कि जो भी पहला इंट्यूशन आपके मन में आ रहा है उससे यकीन कर लो बिना क्रिटिकली सोचे। जो लोग ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज का शिकार बनते हैं वो यही करते हैं। चौथा रीजन है मिसट्रस्ट ऑफ अथॉरिटीज और इंस्टीट्यूशंस, और ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ ऐसे लोग ब्लाइंड बिलीफ रखते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में, लेकिन दूसरी तरफ इनके अंदर ब्लाइंड स्केप्टिसिज्म भी होता है दूसरी साइड के लोगों को लेकर। फ्लैट अर्थर्स को अगर आप कहोगे कि देखो नासा ने फोटो खींच कर दिया धरती की, ये यकीन ही नहीं करेंगे क्योंकि ये नासा पर यकीन नहीं करते। इन्हें बताओगे कि ये देखो साइंस की किताबों में क्या लिखा हुआ है तो ये कहेंगे कि ये किताबें सरकार ने लिखी और सरकारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस भी बेसिस पर आप इन्हें सबूत देने की कोशिश करोगे आपके सबूत को नकार देंगे। इनके हिसाब से दुनिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक कंस्पिरेसी है इनके खिलाफ। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, इनके हिसाब से सारे देश इस कंस्पिरेसी में मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ भी अगर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें तो इन्हें पता लग जाएगा कि इनका लॉजिक कितना खराब है। अमेरिका और रशिया जैसे देश जो हर मामले में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं ऑलमोस्ट, वो अचानक से धरती को गोल साबित करने के लिए कैसे एक साथ आ गए? अर्थ की सबसे पहली फोटो जो ली गई थी वो ये थी। 24 अक्टूबर 1946 को अमेरिका ने एक सब ऑर्बिटल रॉकेट भेजा था जो करीब 104 किलोमीटर की हाइट तक गया और कुछ ऐसी फोटो इसने खींची। इसके करीब 20 साल बाद 30 मई 1966 को ये वाली फोटो ली गई। ये एक सोवियत की कम्युनिकेशन सैटेलाइट ने फोटो ली थी। कमाल की बात है, दोनों अमेरिका और सोवियत यूनियन जो एक दूसरे के इतना खिलाफ थे कोल्ड वॉर के दौरान, वो इस कंस्पिरेसी के लिए एक दूसरे के साथ में आ गए। आपको सुनने में ये चीज नॉनसेंस लगेगी, लेकिन इन फ्लैट अर्थर्स से पूछो, इनका यही मानना है। इनके अनुसार ये स्पेस एजेंसीज जो रॉकेट्स भेज रही थी स्पेस में, ये एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन्स थे जो धरती के डोम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। Both sent up rockets high enough to take decent pictures, and what they saw scared them a great deal. How do we know they were extremely concerned about the sky? Because the US and Russia immediately started firing nuclear weapons straight up. And they kept firing for the next 4 years. सरकार से भरोसा उठना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये मान बैठना कि हर एक चीज जो सरकार कह रही है, हर एक चीज जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, वो सब बकवास है, ये पागलपंती है। और पागलपंती से याद आया, मैड माइक की कहानी पर वापस आते हैं जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। फ्लैट अर्थ को अपनी कैंपेन में यूज करने की मदद से उन्होंने करीब $8,500 कलेक्ट कर लिए थे अपने स्टंट के लिए। 2018 में वो करीब 1,900 फुट तक पहुंचते हैं और इस बार आराम से पैराशूट करके नीचे आ जाते हैं। धीरे धीरे ये अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनकी अगली उड़ान 22 फरवरी 2020 को इनकी आखिरी उड़ान साबित होती है। अपने घर के बनाए हुए रॉकेट में बैठकर जैसे ही ये खुद को लॉन्च करते हैं, इनका पैराशूट फट के बाहर आ जाता है। रॉकेट जब अपनी पीक पर पहुंचकर वापस नीचे आने लगता है तो माइक अंदर ही फंस जाते हैं और कुछ इस तरीके से इनकी बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। इनके देहांत के बाद इनका असली सच भी सामने आ जाता है कि ये किसी फ्लैट अर्थ थ्योरी में मानते ही नहीं थे। ये सिर्फ एक स्टंटमैन थे जो उठपटांग चीजें करके अपनी बाउंड्रीज को पुश करना चाहते थे। इन्होंने फ्लैट अर्थर होने का नाटक किया ताकि फ्लैट अर्थ कम्युनिटी वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे डोनेशंस ली जा सके। तो खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, जिन लोगों को एक स्टंटमैन भी आसानी से चंद पैसों के लिए बेवकूफ बना सकता है, क्या सही में ऐसे लोगों को गुमराह करने के लिए साइंस जैसी कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड चीज की जरूरत होगी कभी? अगर आप भी कोई ऐसी ही कंस्पिरेसी थ्योरी में विश्वास रखते हैं तो जाग जाइए, इन 4 कारणों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं कब कल को कोई आकर आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाकर चला जाए। कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो ये वाला भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने बात करी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पहली मून लैंडिंग की। एक और ऐसी घटना जिसको लेकर ढेर सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं। क्या है वो थ्योरीज और क्या है सच्चाई, यहां क्लिक करके जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।